कार्यक्रम। तो आज के विशेष मुद्दे में राजनीतिक पे हम बात करेंगे और रेवड़ी और रबड़ी पे बात करेंगे। जी हाँ, लगातार चुनाव के आते ही तरह तरह के घोषणाएं जनता से करती है। अब इसे कुछ लोग रेवड़ी कहते हैं, रबड़ी कहते हैं। अब इस पे विवाद लगातार चलते ही रहता है। इसी तरह के बयान अब नेताओं के लगातार सामने आ रहे हैं। तो देखिए आखिर इस पर मंत्री क्या कहते हैं। असलियत यह है कि ये चुनावी रण अंततोगत्वा रेवड़ी और रबड़ी के बीच में आकर खड़ा हो गया है। और क्या है ये रेवड़ी और रबड़ी का डिबेट? आप दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के लिए काम कीजिएगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री लोग रेवड़ी बुलाते हैं। और हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से जी तोड़ कोशिश की है इन लोगों का भला करने के लिए, इन लोगों के लिए काम करने के लिए। उसको रेवड़ी बुलाया जाता है। लेकिन जो रबड़ी थाली में परोस परोस कर अडानी जी तक पहुंचती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। ऐसा है, रबड़ी और रेवड़ी दोनों बांटने से काम नहीं चलेगा। जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास जैसा गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीणों के और 5 लाख शहरी लोगों के आवास छीनने का पाप किसी ने किया है तो वो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर गरीबों का आवास रबड़ी है तो ये कांग्रेस को मुबारक हो कि उनको पीने के लिए पानी, उनको सड़क, उनको अस्पताल, उनको स्कूल, अगर इसको वो रबड़ी मानते हैं, क्योंकि एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, परंतु बीजेपी जो है वो गरीब कल्याण की राजनीति कर रही है। तो जिस तरह से आपने सुना, दोनों ही मंत्रियों ने अपने अपने पक्ष रखे। जहां रेवड़ी और रबड़ी पर तगड़ा करार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र नाग जी हैं। हम आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। वहीं प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़े हुए हैं। हम आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और भूपेंद्र जी, हम आपसे सीधे सवाल करेंगे, आखिर क्या लगता है आपको, लगातार रेवड़ी कांग्रेस पर आरोप आप पर लगाती है कि जो आप 15 साल में जनता को देते थे, आखिर क्या वो रेवड़ी नहीं थी? देखिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, उसकी पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन चुनाव हारता हुआ देखकर उसके बाद केवल कहना चाहिए स्वयं के बातों से पलट के, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में ही कहा था ये कर्जा माफी का जो वादा है वो केवल एक वर्ष, एक बार के लिए है। लेकिन इस बार फिर से उन्हें घोषणा करना पड़ा भरे मंच से कि हम कर्ज माफी करेंगे। अपने हार को समीप देख के निश्चित ही उन्होंने ये निर्णय लिया है, वो दिखता है। जी अनिल चौहान जी, क्या लगता है आपको, क्या आपकी हार को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है? देखिए गौरव जी, भूपेश बघेल जी ने पिछले 2018 में बात कही थी कि हम एक बार के लिए कर्ज माफी कर रहे हैं। ये उस कार्यकाल की बात थी। अब हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमको होता है कि छत्तीसगढ़ का किसान अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाया है। उसको और संबल देने की जरूरत है, उसको और ताकत देने की जरूरत है। किसान 15 वर्षों तक रमन सरकार में शोषण और पीड़ा और कमीशन खोरी का शिकार होता रहा और लगातार प्रतिदिन 5 किसान आत्महत्या करते रहे। तो कांग्रेस का कहना है किसान को मजबूत करने से देश मजबूत होगा, क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, खेती का रकबा बढ़ेगा, पूरे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और कृषि से हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो बेसिकली ये कहीं से रेवड़ी नहीं है। हमारा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों पर फोकस क्यों नहीं करती, गरीबों पे फोकस क्यों नहीं करती, वनांचल के लोगों पे फोकस क्यों नहीं करती। दो धन्ना सेठों के लिए पूरी नीतियां क्यों बनाई जाती हैं? चाहे नगरनार का मामला हो, चाहे दूसरी कर्ज माफी हो, उनको रबड़ी क्यों खिलाई जाती है थाली में परोस परोस के? हमारा कहना है कि गरीबों को, मजदूरों को जब हम कुछ देते हैं, जिनकी आवश्यकता है, जिनके परिश्रम का मूल्य है वो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको रेवड़ी क्यों कहती है?
भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं समझती कि जनता का अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि उसको बेसिक उसके फसल का, क्रॉप का कीमत मिलना चाहिए। किसानों को अगर मजबूत नहीं किया जाएगा तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। अदानी अंबानी को मजबूत करने से राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। और अगर पॉलिसी बनानी ही है तो सभी उद्योगपतियों के लिए सार्वजनिक बनाई जाए, पूरी पॉलिसी ये फोकस करके बनाई जाए कि किन्हीं दो धन्ना सेठों को लाभ होगा, तो इससे देश कैसे बचेगा, यह समझने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन हो गई है भारतीय जनता पार्टी, संवाद विहीन हो गई है 5 सालों में छत्तीसगढ़ में, इन जनता के बीच गए ही नहीं। तो अब ये कभी रेवड़ी और रबड़ी पर राजनीति करते हैं और कभी धर्मांधता और सनातन पर आ जाते हैं, जबकि ये जानते हैं कि ना ये कौशल्या माता का मंदिर बनवा पाए, ना राम वनगमन पथ पे एक ईंट रख पाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी राम को फोकस करके राजनीति करती थी, वो भी छद्म रूप उजागर हो गया जनता के बीच। ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उन्माद फैलाकर, नफरत फैलाकर। विकास पर, गरीबी पर जब बहस होती है तो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता, और जनता का जब हित होता है तो इनको वो रेवड़ी लगने लगती है। और आप देख लीजिए, राज्य में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, हम नहीं कहते, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। और केंद्र में भुखमरी में हम 55वें क्रम से 111वें क्रम पे चले गए, मतलब भुखमरी पे हम बेहतर कार्य कर नहीं पा रहे हैं। केंद्र की सरकार को इस चीज को समझना होगा, और सबसे बड़ी बात, जनता को सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये जिस तरह से संविधान का और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, कभी धर्मांधता की राजनीति कर रहे हैं, ये दुखद है। हम सबको देश को बचाना है, किसानों को बचाना है, संविधान को बचाना है। गौरव जी। जी भूपेंद्र जी, कांग्रेस ने आप पर कड़े आरोप लगाए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सिर्फ अडानी अंबानी को ही आप रेवड़ी खिला रहे हैं, क्या जनता और आम लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया? ऐसा आरोप कांग्रेस आप पर सीधा लगा रही है, क्या कहेंगे आप? अगर ये अडानी अंबानी की ही बात करते हैं तो हसदेव के जंगल कटने से बचा लेते अपनी अनुमति और सहमति ना देके। वहां पे तो कहना चाहिए अडानी अंबानी जो है इनके अपने हो जाते हैं। और जहां तक ये धर्मांधता और ये धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, आपके ही सरकार में सुकमा के जो एसपी रहे शर्मा जी, उन्होंने लिखित में पत्र लिखकर बताया था कि धर्मांतरण का कितना मतलब भयावह रूप जो है उस क्षेत्र में चल रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है, जिसे फटकार आप लोगों ने ट्रांसफर व्यवस्था के थ्रू कहीं और जो है हटा दिया वहां से। और केवल ये अब की बात नहीं है, लगातार इस जब से ये सरकार बनी है तो किस प्रकार से खुलेआम जो है निडरता से जब ये सारे काम जो हो रहे हैं वो देखने की आवश्यकता है, उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। साथ ही आप जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत आवश्यकताओं को गरीब जनता की पहचाना, इसलिए घर घर तक शौचालय कैसे बन सकता है उसकी व्यवस्था के लिए भाजपा ने प्रयास किया और उसमें सफल भी हुई। प्रत्येक घर तक नल जल कैसे पहुंच सकता है इसका प्रयास हुआ, प्रत्येक घर तक चूल्हा कैसे जल सकता है इसका प्रयास हुआ। आपने, इस कांग्रेस की सरकार ने केवल ब्रेकर बनने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में जितनी योजनाएं केंद्र से आ रही हैं, उन 16 लाख आवास को छत्तीसगढ़ में बनने नहीं दिया। वो आवास के मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं आती, केवल चुनावी रेवड़ी बांटने के लिए 5वें वर्ष में आकर कर्जा हम माफ कर देंगे ये कह देना, क्या बाकी के बीच के वर्ष जो है उसमें किसानों ने कर्जा नहीं लिया था? इनको चुनावी वर्ष जब आया तब कर्जा माफी की जो है फिर से याद आ गई। जी अनिल जी, जवाब दीजिए, आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है हसदेव वाले बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हसदेव वाले मामले में मैं इनको बताना चाहता हूँ, हसदेव अरण्य की जो योजना थी, रमन सरकार ने जिसमें एनओसी दी थी, हमारी सरकार ने उस एनओसी को खारिज किया है। चाहे नंदराज पर्वत का मामला हो, चाहे रायगढ़ की कोल माइंस का मामला हो, माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने उस सभी अनुमतियों को खारिज किया है और कहा है कि इसको अडानी को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार आज तक उस आपत्ति पर, वो जो आवंटन निरस्त करने की सिफारिश की गई है, उस पर कोई भी पहल नहीं कर रही है। राज्य की सरकार के एनओसी समाप्त करने के बाद भी अडानी को ये देने पर आमादा है। आज मैं सीधे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव सिर्फ अडानी के लिए लड़ रही है, क्योंकि अडानी जी की नजर छत्तीसगढ़ की माइंस पर है। ये रत्न गर्भा धरती है जो छत्तीसगढ़ की, उस पर अडानी की नजर है, भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इनको यहाँ वनांचल और आदिवासियों को और किसानों का हित करना होता तो 15 साल में लगातार किसानों की मौतें नहीं हो रही थी। कुपोषण और नक्सलवाद जैसे घाव नहीं मिलते हमको, गर्भाशय और पुड़वा कांड जैसे कलंक नहीं मिलते, झलियामारी के शासकीय आश्रमों में बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता, 13-13 साल की बच्चियां गर्भवती हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है।
आज जितना ये भ्रष्टाचार के फैब्रिकेटेड आरोप लगाते हैं, ईडी के दम पर चुनाव लड़ते हैं, कुछ अधिकारियों पे चार्जशीट फाइल करके उसको भुनाना चाहते हैं। यहाँ जनता ये समझती है कि क्या भाजपा शासित राज्यों के सभी आईएएस, आईपीएस, सभी छोटे बड़े अधिकारी ईमानदार हो गए हैं? और आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, जो कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी। कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि चाहे वो अजीत पवार का मामला हो, चाहे दूसरे कई कांग्रेस के नेता या दूसरे दलों के नेता थे जिनके खिलाफ जांच चालू करते हैं और जब इनके दल में जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। साहब ये कौन सा है? और रह गई बात धर्म की, तो गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने वाले यही लोग हैं। कांग्रेस के विरोध के बाद वो जीएसटी हटाया गया। गायों के लिए छत्तीसगढ़ में कैसे गौशाला के नाम पर गायों की हड्डियों का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, वो सब जग जाहिर है। कांग्रेस ने तो यहाँ धर्म को बचाने का काम किया। और जिस एसपी का ये पत्र की बात कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं जनता को। छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण हुए तो रमन सिंह के कार्यकाल में हुए, चर्च बने तो रमन सिंह के कार्यकाल में बने। ये खुद सरकार के आंकड़े थे उस समय के। अभी जो धार्मिक सद्भाव है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से भाईचारा और प्रेम चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। ये नया नया रास्ता निकाल रहे हैं लेकिन हर रास्ता फेल हो जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता इन चीजों को समझती है कि यहाँ मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है। आज आप देखिए 2.5 साल कोविड के बाद भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ गोबर तक खरीदा जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ रोल मॉडल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। नक्सलवाद खात्मे की ओर है। 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद इन्होंने 20 जिलों में पहुंचाया था साहब, आज वो 2-3 जिलों में सीमित हो गया है और समाप्ति की ओर है। ये कांग्रेस जिस तरह से लगातार उपलब्धियां बटोर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैसे 2-3 उद्योगपतियों की जेबें भर रही है, इसको जनता बखूबी समझती है। और इनको विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा में भी बराबर जवाब मिलेगा इस चीज का। जी भूपेन जी, आप पर कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए अपने 5 सालों के सभी कामों को गिनवाए पर वहीं भाजपा पर यह सवाल कांग्रेस द्वारा कई बार उठाया गया है कि भाजपा ईडी का सहारा ले रही है। क्या कहेंगे आप, क्या सच में ऐसा है? देखिए, अगर वो ईडी की कार्रवाई गलत होती तो ये कहीं ना कहीं जो अभी तक जेल में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो अभी बाहर होते। लगातार केवल एक नाम नहीं, कई इनके जुड़े जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, इनके जो नेता हैं, उन पे लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई सबूत के साथ आ रही है और अपने भ्रष्टाचार को ना स्वीकार करना, तो ये तो नीति रही है कांग्रेस की। जब तक पीएससी के मामले को लेकर उच्च न्यायालय ने बयान नहीं दिया, उच्च न्यायालय ने जब तक कह नहीं दिया कि इस पे जांच होना जरूरी है, इसमें स्पष्ट भ्रष्टाचार दिख रहा है, तब तक तो उस पीएससी के घोटाले को भी ये मानने को तैयार नहीं थे। अब जब उच्च न्यायालय के माननीय न्यायालय का जब बयान आया, तब जाके कहने लगे कि हाँ जांच होनी चाहिए। और जहां तक ये कहना चाहिए धर्मांतरण और बस्तर में नक्सलवाद की बात करते हैं साहब, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, खुले आम पर्चे जो है जहां पे नक्सलवाद का इन 15 वर्षों में जहां तक पहुंचे नहीं थे ये नक्सली, वहां पर भी पर्चे फेंके जा रहे हैं। अभी क्या हत्याओं में, टारगेटेड किलिंग में जो है लगातार बढ़ोतरी हो गई है। और आप जिस एसपी सर की बात करते हैं सुकमा की, वो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्होंने लगभग 2 वर्षों के बाद जो है ये उनका पत्र वाला विषय सामने आया था, मैं आपके संज्ञान में ला दूं। जी अनिल चौहान जी, भूपेन जी ने गंभीर आरोप लगाया, टारगेट किलिंग की बात उन्होंने कही है। लगातार भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, टारगेट किलिंग तो झीरम का नरसंहार था। जिस तरह से कांग्रेस की प्रथम पंक्ति को 2-3 दिन पहले रमन सिंह जी का वहां कार्यक्रम होता है और उसके बाद वहां उनको सुरक्षा दी जाती है और कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा किन कारणों से हटाई गई, कैसे कांग्रेस की प्रथम पंक्ति का नरसंहार करके समापन किया गया और लोकतंत्र के लिए हमारे नेताओं ने शहादत दी, वो था। और आज जो ये टारगेट किलिंग की बात करते हैं, इनके पास पूरी सरकारी मशीनरी है। अमित शाह जी रोज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जांच करवाएं। और क्यों झीरम के जांच को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ये याचिका लगाकर रुकवाते हैं? दूसरी बात, लोक सेवा आयोग पीएससी की इन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की बात की, जब शिकायत नहीं आई तो जांच नहीं हुई। लेकिन आज भी उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर दोषी कोई है इसमें तो जांच करिए, और नहीं है तो याचिकाकर्ता को भी हमें पनिश करना आता है, उसको भी फाइन करना आता है। ये ध्यान में रखिएगा। उच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया, राज्य सरकार जांच कर रही है। पहली पीएससी है जो थोड़ा सा विवाद भाजपा ने पैदा किया। क्या किसी आईएएस आईपीएस के बेटे को परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं है? किसी विधायक, किसी मंत्री के बेटे का नाम नहीं है साहब। एक कांग्रेस नेता मात्र जो मंडी अध्यक्ष है उसके बेटे का नाम है। अगर कांग्रेस को करप्शन करना होता तो विधायकों और मंत्रियों के बेटों का नाम होता। भारतीय जनता पार्टी का सच उजागर हो गया है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात, ईडी की आई साहब, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, चीट फंड कंपनियों के यहाँ कार्यक्रमों के कार्यालयों के उद्घाटन में
रमन सिंह जी, उनकी पत्नी वीणा सिंह जी, बेटे और सारे मंत्री जाते रहे और चिट फंड कंपनियां अरबों रुपए छत्तीसगढ़ से ठग के चली गई। उस पैसे को लौटाने का काम कांग्रेस कर रही है। क्यों ईडी जांच नहीं करती उस पे? पनामा पेपर लीक पे क्यों ईडी जांच नहीं करती? कहां चला जाता ईडी का पैनापन? 2-3 अधिकारियों को जेल भेजकर ये बताना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान के अधिकारी ईमानदार हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है इसलिए यहाँ के अधिकारी बेईमान है। ये भारतीय जनता पार्टी का सच छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी की सृजन करता है, अदानी अंबानी की जेबें भरने वाली पार्टी है। ये धर्मांधता के नाम पर राजनीति करते हैं, नक्सलवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं। जबकि आज आप देख लीजिए, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर अंकुश लगा। क्यों लगा? क्योंकि 67 वनोपज की खरीदी होने लगी। आज तेंदुपत्ता की सर्वाधिक कीमत हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में है, 4000 रुपए प्रति मानक। संग्राहकों को बीमा दिया गया, लोहंडी गुंडा में जमीन लौटाई गई, अनुकूल वातावरण बनाया गया। जवानों ने उनकी बहादुरी को हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, जिसके कारण वनांचल में आज नक्सलवाद रुका है। सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो के 96% वादों को पूरा करके भरोसा जीतने का काम किया। इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार। आज हमारा नारा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस पर राष्ट्रपति शासन लगा है, मंडल, जिला और प्रदेश, इनकी सारी टीमें मौन है। अमित शाह जी ऊपर से बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, अदानी जी पूरा बैक सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस लगा रहे हैं। क्या प्रदेश की जनता नहीं समझती है? सारी बात समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ की खदानों को हड़पने के लिए, छत्तीसगढ़ को फिर से लूटने खसोटने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। ये बेनकाब हो चुके हैं। जी भूपेंद्र जी, कांग्रेस द्वारा कई तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस के किए गए सभी वादे सिर्फ एक रेवड़ी थी? क्या शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कई तरह के वादे कांग्रेस द्वारा किए गए हैं, क्या ये सभी रेवड़ी है? क्या इनको आप काम नहीं मानते? यदि आप घोषणा पत्र को ध्यान से देखेंगे तो उसमें किए हुए वादे कितने पूर्ण हो पाए हैं आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। वो लोग बेरोजगारी भत्ता का वादा करते हैं, आखिरी 4 साल बाद उनको याद आता है, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ती है, तब जाके उनको याद आता है कि बेरोजगारों को भत्ता देना है। और उसमें भी इतना भ्रष्टाचार, वो जो इतने सारे क्लॉज लगाकर वो सूची तैयार की जाती है, उसमें भी जब पहला फोटो लगाकर जब प्रचारित किया जाता है तो वो उनका कार्यकर्ता निकलता है, जो कि लाखों के जिसके पास संपत्ति उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर देते हैं। और अभी भी कांग्रेस जो है पीएससी के उस घोटाले को मानने को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। और पीएससी का चेयर मैं पूछना चाहता हूं, चेयरमैन जिन्होंने उन्होंने बनाया है, वो माननीय पहले कहां पर कलेक्टर थे, उन पर क्या जांच हो रहा था, ये एक बड़ा प्रश्न है। वो पहले कांकेर के कलेक्टर रहे, उससे पहले नारायणपुर में कलेक्टर रहे, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे, उस विषय पे जांच चल रहा था। उनको उनके दोषों से सारे मुक्त करके उसके बाद पीएससी का चेयरमैन बना के भ्रष्टाचार जैसे विषय जो है इस प्रदेश में हुए हैं। और आप जहां तक कहना चाहिए वो दरभा घाटी की कांड की बात करते हैं, मैं आपको ध्यान दिला दूं, उस समय का मीडिया फुटेज शायद आपके पास आज भी उपलब्ध होगा। उस समय के आपके कांग्रेस के तत्कालिक जो प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत जी, वे कैसे मिलने जब पहुंचते हैं तो हाथ उठाकर मारने की बढ़ रहे होते हैं वो वहां के विधायक कवासी लखमा जी के ऊपर, जो आज वर्तमान में मंत्री हैं, और उनसे पूछ रहे होते हैं कि रूट तुमने क्यों बदलवाया, ये चरणदास महंत जी उनसे पूछ रहे होते हैं। और उन पर किसी भी प्रकार की अभी तक जांच नहीं होती। 5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ में, लेकिन वे उन शहीदों के लिए संवेदना केवल एक कहना चाहिए श्रद्धांजलि देकर ही प्रकट बस कर सकते हैं। इस विषय पे जांच के लिए जब बात आती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं सारे सबूत में जेब में पड़े हुए हैं मेरे, तो वो जेब में रखकर क्या करना चाहते हैं, वे सामने लाकर वो दिखाते क्यों नहीं है कि ऐसा क्या प्रूफ उनके पास है उस घटना से जुड़ा हुआ। जी अनिल जी, हर बार यह मुद्दा यहीं आकर अटकता है, आखिर जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? सत्ता आपकी है, आखिर जांच नहीं करने की कारण क्या है? गौरव जी, बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा सवाल है आपका। साधुवाद। मैं चाहता था आपके लोकप्रिय चैनल पर यह बात क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झीरम की जांच एनआईए कर रही थी। 2013 की वारदात है और 2014 में हमारी सरकार मई में चली गई। 1 साल के अंदर एनआईए अपनी जांच पूरी नहीं कर पाया था। और कैसे एजेंसियों को प्रभावित करने का काम मोदी सरकार कर रही है, यह जग जाहिर है। जस्टिस मिश्रा के नेतृत्व में आयोग बनता है और वो आयोग कहता है हमारी जांच अधूरी है। हमने अभी ये जांच नहीं किया कि इसमें पॉलिटिकल कोई साजिश थी कि नहीं। उसके बाद माननीय भूपेश बघेल जी एनआईए से फाइल मांगते हैं, नहीं दी जाती। और जब यहां जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में
द्विसदस्यीय आयोग बनाया जाता है राज्य सरकार का कि पूरी जांच की जाएगी, तथ्यों को इकट्ठा किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता धर्मलाल कौशिक ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर पूरी जांच को रुकवाने का काम किया और उच्च न्यायालय ने आज भी स्थगन देकर रखा है कि एनआईए सिर्फ जांच करेगी, उसमें राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विद्वान प्रवक्ता की बात जाननी होगी, उनको ये बात मैं न्यायालय के वो पत्र दिखा सकता हूं, आदेश दिखा सकता हूं कि कैसे आपने स्टे करा के रखा है, राज्य सरकार को जांच करने नहीं दे रहे हैं। कौन सा सच है साहब जो आप जनता के बीच नहीं आने देना चाहते? क्या किया था आपने? आप वीडियो फुटेज ऐसा दिखाया जा रहा था वैसा दिखाया, जनता को कितना बरगलाएंगे? तथ्यों पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता को बरगलाने वाली सामने आने से डर रहे हैं कि धर्मलाल को सामने है, ये सोचने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में सिर्फ षड्यंत्र किया और एक बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आप देख लीजिए 5-7 सीटों 8 सीटों के अंतर से भाजपा यहां सरकार बनाती रही और आज इनका इस तरह ये बेनकाब हुए कि 11-12 सीटों पे आ गए। आप 3 से लेके पूरे आंकड़े देख लीजिए, 3 के 8 के 13 के 18 के, हम 38, 39, 40 सीटें जीते रहे, ये 46, 47, 48 या 50 सीटें जीतते रहे होंगे। इससे बड़ा अंतर नहीं था। 6 सीटें वहां से निकाल के हमारी तरफ आ जाती तो हम सरकार में आ जाते। 1% और 1.25% और 0.75% का अंतर रहता था। आज जिस तरह से जनता ने भाजपा को नकारा है, भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जानी चाहिए। जनता भ्रम में नहीं आएगी, जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता है। आप तरह काम करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे और जनता को जब कुछ दिया जाएगा, उसको स्वावलंबी बनाया जाएगा, तो आप रेवड़ी कहने लगेंगे उसको और उनको सजा सजा के प्लेट में रबड़ी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं अदानी जी के साथ, ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदान, उसके बाद सबसे बड़ी विश्व की खदान मिल जाती है। किस तरह से उनके कोर्ट में हीरोइन जैसा मादक पदार्थ अरबों रुपए का मिलता है, क्यों उसमें ईडी जांच नहीं करती? कहां गई केंद्रीय एजेंसियां? ये समझने की बात है। अमित शाह जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाएंगे। साहब पहले जांच तो कर लो, 20,000 करोड़ कहां से आए अदानी के पास? जांच तो कर लो कि रमन सिंह आपके बगल में खड़े हैं, जो कितने घोटालों के आरोपी हैं, कोल घोटाला, शराब घोटाला, पनामा पेपर लीक, इंदिरा प्रियदर्शनी, कितने घोटाले हैं। अगर मैं गिनाने लगूं तो पूरा समय उसी में निकल जाएगा। तो ये समझ रही है जनता, ये आक्रामक रवैया भाजपा नेताओं का सिर्फ दमन का रवैया है। घोटाले बता रहे हैं, यदि घोटाला हुआ था तो आपको सड़क पर उतर कर संघर्ष करना था। भारतीय जनता पार्टी ने आपके घोटालों को लेकर, आपका आवास का विषय हो चाहे अन्य विषय हो, सड़क की लड़ाई लड़ी है। और आपने जितने वादे किए उनका क्या हुआ? 4 वर्ष बाद याद आता है बेरोजगारी भत्ता देना है, उसके बाद जब कहना चाहिए 5 वर्ष हो गए, आप जांच में अपने आप को कुल मिलाकर असहाय महसूस कर रहे हैं, असहाय बता रहे हैं। उसे इतने बड़े कांड के विषय पे आप जांच को लेकर अपने आप को असहाय बता रहे हैं। आपके पास वो स्टे है, आपके पास पॉकेट में है, और मतलब जनता के सामने जो मीडिया के सामने आप अभी तक वो दिखा नहीं पा रहे हैं। केवल बरगलाने का काम, केवल झूठ बोलने का काम जनता के सामने, जनता को भ्रमित करने का काम बस आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का सत्य सामने लाने का आपसे नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार जो है केवल कांग्रेस हाईवे में कैसे आपने प्राइवेट निजी कंपनियों को 68,000 करोड़ कर्ज माफ करके अदानी को बेचने का काम किया, 54,000 करोड़ रुपए के नाम पर कैसे आप देश का 54,000 करोड़ से अधिक विकास कार्यों के नाम पर अलग अलग माध्यमों से 54,000 करोड़ से अधिक का कर्ज जो है आपने लिया है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ की बिगाड़ के रखी है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की बिगाड़ के रखी है। 54,000 करोड़ से अधिक का कर्ज जो है आपने 5 वर्षों में लिया है। 55 लाख करोड़ और सिर्फ अभी 110 लाख करोड़ सिर्फ 8-9 सालों में। आप कल्पना करिए 75 साल और 8-9 साल, 55 लाख करोड़ का केंद्र का कर्जा था, आज 165 लाख करोड़ हो गया। कौन सा चमत्कार किया मोदी जी ने? तेल में आप वसूल रहे हैं, पेट्रोल डीजल सब आपने महंगा कर दिया, खाने का तेल महंगा कर दिया, अनिल जी जीएसटी लगाते हैं। भूपेंद्र जी तो जवाब सुनना चाहेंगे। पार्टी की सरकार जब वो अपनी जगह से घटाते हैं जो स्टेट का, तो आप उस समय कहाँ चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य से योजना में आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार। हमको 17-7.5 लाख आवास मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ गया कि हम बना कर देंगे, 1 रुपए हमें केंद्र का नहीं चाहिए। सामने कहा है कि हमने जितना मांगा है हमारी ज्यादा दिया गया है, ट्रेनें बंद कर दें। आपके मुख्यमंत्री जी ने पूरी जनता जानती है कि अदानी की रेल चलेगी, जनता की रेल नहीं चलेगी।
मोदी जी के सामने मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमने जितना मांगा है अधिक केंद्र की सरकार ने हमको दिया है राज्य की उन्नति के लिए। चुनाव में मांगेगी और लोकसभा में भी आपसे जवाब मांगेगी जनता। बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, जनता देख चुकी है आपका 5 साल का कार्यकाल और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, बिल्कुल जवाब देगी जनता। भूपेंद्र जी आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे। बेरोजगारी लेके आए हैं, जवाब तो आपको देना है। जी भूपेंद्र जी आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी तत्काल में घोषणा की कि गरीबों को आवास दिया जाएगा और यदि केंद्र से मदद नहीं मिलेगी तो राज्य के पैसे से जनता को आवास दिया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप, क्या लगता है इससे? देखिए जिस प्रकार से 5 वर्षों तक 16 लाख से अधिक मकानों को लटका कर रखा गया और ब्रेकर बनने का काम हुआ है, अब जब चुनाव आ गया तो हम आवास बनाकर देंगे ऐसा कहने वाले मुख्यमंत्री जी को ये जनता जो है वो समझती है कि आपने जो पूरे 5 वर्ष हमको ठगा है, अब चुनाव आते देखकर, अपनी हार को आते देखकर ऐसे ऐसे वादे करना, लुभावने वादे करना, वो वादे जो है हम एक बार देख चुके हैं 2018 में। दोबारा इन वादों के झांसों में जनता नहीं फंसने वाली है। इस बार कांग्रेस को करारा जवाब जनता से जरूर मिलेगा। जी अनिल जी, बहुत ही कम शब्दों में आपसे जवाब चाहिए इसका, क्या लगता है आपको? निवेदन, आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में सर्वे तक नहीं कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी और जब हम देख लिए कि इनका उदासीन रवैया है और ये जो 16 लाख आवास की बात कर रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष 8 लाख आवास बोल रहे थे, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी 16 लाख बोल देते हैं, राजेश मूणत जी 12 लाख बोल देते हैं। इनको खुद ही पता नहीं है कितने आवास थे और क्या हुआ। इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया है कि आवास योजना का लाभ देना है। तब मुख्यमंत्री जी ने परेशान होकर कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि अब 5 साल बीत गए, देखते देखते हम आवास देंगे। और मैं बड़ी बात आपको बता दूं कि 7.5 लाख हितग्राहियों को पहली किस्त भी जा चुकी है। और हम चुनाव के समय का इंतजार नहीं किया साहब, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे धान की कीमत की बात हो, चाहे शिक्षा कर्मियों को समान वेतन हो, चाहे संविदा कर्मियों का 27% बढ़ोतरी हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात कर लो। आप 15 साल में जितना इन्होंने दिया उससे ज्यादा हम अभी 1-1.5 साल में 4 वर्ष बाद याद आई बेरोजगारी भत्ते की। घिर चुकी है। न इनके पास मुद्दा है न कोई चेहरा है। अमित शाह जी और मोदी जी के चेहरे पे याद आया बेरोजगारी भत्ता। भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करना छोड़ दे। प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। जी दोनों प्रवक्ताओं को हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। समय के कमी के चलते हमें एक आज का बात यही रोकना पड़ेगा, तो इसी लेकिन लगातार चुनाव के आते ही अब दोनों ही पार्टियों से कई तरह के वादे सामने आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगा रही है। मगर देखने वाली बात यह होगी कि इन वादों और नए नए घोषणाओं के बीच जनता आखिर किसे चुनकर सरकार बनाती है। नमस्कार।